खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। को बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसी के साथ ही पूरे देश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन था और अब अनलॉक होते ही कांग्रेस फिर से सक्रिय होती जा रही है। मौका उपचुनाव का भी है और इसीलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए इसकी शुरुआत आज प्रदेश देशव्यापी आंदोलन से कर रही है। कांग्रेस ने इस बार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए मुद्दा बनाया है। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जानकारी ये भी है कि आज का ये प्रदर्शन ब्लॉक और जिला स्तर पर होगा। पार्टी ने इसे व्यापक रूप देने के लिए सभी ब्लॉक और जिला इकाइयों को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद बिजली के बिल, किसानों के मुद्दों के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के मामले पर भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन का सहारा ले रही है। बीजेपी के खिलाफ उसका गुस्सा पार्टी में तोड़फोड़ को लेकर है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के मुताबिक पार्टी ने आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। साथ ही अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। इस तरह से केंद्र सरकार ने कोरोना की महामारी के बाद जनता पे मार मारी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। 10 रुपए बढ़ाए, ये बड़ा निंदनीय है कि 10 रुपए एकदम 8 दिन में बढ़ा दिए, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये नौजवान ठेलों पे गाड़ी रखकर ये प्रतीक बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पहले रोजगार छीना, अब गाड़ी भी नहीं चला सकते, पेट्रोल भी छीन लिया, डीजल भी इतना महंगा कर दिया और तन पे से कपड़े भी उतर गए। तो केंद्र सरकार और बताए कि नौजवानों से क्या क्या छीनना चाहती है। ये पूरा इनका तो एक धांधली चल रही है, तो जो बन रहा है वो कर रहे हैं, बिल्कुल मदमस्त है। इनको जनता की कोई परवाह नहीं है, गरीब की कोई परवाह नहीं है, जिसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। और तत्काल पेट्रोल और डीजल के दाम वापस लेना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ जिस तरह से किसानों का मुद्दा है वो लगातार गहराता जा रहा है। युवाओं को रोजगार, कोरोना में जिस तरह से बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ी है, उसके बाद अब कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सड़क पर उतरेगी और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो लगातार पेट्रोल और डीजल जो हैं उसके दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और यही एक मुद्दा कांग्रेस अब इसे बना रही है और इसी को लेकर आज कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। प्रशांत द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है? आज कांग्रेस का ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है, जाहिर सी बात है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है ये तो एक मुद्दा है ही जिसको लेकर आज सरकार को घेरा जाएगा। और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आज कांग्रेस सड़क पर होगी? देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है सरकार से जाने के बाद जिस तरह से उनके कार्यकर्ता निराश हुए थे, ऐसे में एक तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग मुद्दे को लेकर एक राज्य स्तर पर तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी के तमाम कामों को लेकर एक सड़क में उतरकर आंदोलन करेंगे। और कहीं ना कहीं खासकर जिस तरह से लगातार डीजल वृद्धि, पेट्रोल की वृद्धि हो रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और कोरोना पर जो अंकुश लगाने पर सरकार नाकाम साबित हो रही है, इसको लेकर कांग्रेस अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगी। और खासकर ये जो उपचुनाव होने हुए हैं 24 सीटों को लेकर उसका भी कहीं न कहीं आगाज है और कार्यकर्ताओं को एक मैसेज, साफ तौर से मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह से बाहर है। कांग्रेस को आज भी कम से कम ये उम्मीद है कि जो आने वाले टाइम में उपचुनाव होने हैं उस पर जो 24 सीटों को लेकर, तो कहीं न कहीं कांग्रेस आश्वस्त है कि उनकी अधिक से अधिक सीटें होंगी और सत्ता में फिर से एक बार वापसी
होगी। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो सीएम शिवराज सिंह का आज भी व्यस्त कार्यक्रम है, खासकर कोरोना को लेकर उनकी शाम की मीटिंग है और सुबह अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके अलावा सबसे अहम मुद्दा है बिजली उपभोक्ताओं को लेकर, बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी, क्योंकि जिस तरह से बिजली को लेकर मध्य प्रदेश अक्सर हमेशा से विवादों में रही है बिजली बिल को लेकर। हालांकि अभी हाल ही के दिनों में शिवराज सिंह ने बड़ा घोषणा किया है जहां पर काफी कम दामों में बिजली उपभोक्ताओं को पहुंचाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कोरोना का रफ्तार भी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, 12,000 के पार जा चुका है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने जरूर इस बात को बयान दिया था कि जो रिकवरी रेट है अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे काफी अधिक है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो एक तरह से इकोनॉमिकल के रूप में मध्य प्रदेश में बूस्ट करने की कोशिश की है। प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है जो 38,000 करोड़ है। ये आर्थिक पैकेज जो है सामाजिक पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, बेरोजगारी, किसान संबल योजना, तमाम अलग अलग मदों को लेकर दिया जाएगा। तो जिस तरह से लिक्विड मनी सरकार की मंशा है कि अगर लिक्विड मनी लोगों के पास नहीं होगी तो इकोनॉमिकल या जिस तरह से इंडस्ट्रियल या मार्केट में बड़ी संकट खड़ी हो सकती है। तो शिवराज सिंह का ये कदम निश्चित तौर पर एक जान फूकेगा। और दूसरी अगर हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस सड़कों में उतरने की बात कर रही है या दूसरे मुद्दे की बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये आंदोलन सड़कों पे और काफी उग्र होगा। अंशु, बिल्कुल प्रशांत, आपसे ये भी एक बात समझना चाहेंगे, क्योंकि जब शिवराज सरकार सत्ता में आई थी उस समय लॉकडाउन था, कोरोना को लेकर स्थितियां काफ़ी ख़राब चल रही थी, लेकिन अब चूंकि अनलॉक के फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से सक्रिय होती जा रही है और लगातार शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और जो तमाम मुद्दे हैं, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसमें काफ़ी सारे जो नौजवान थे उनकी जो नौकरियां गई हैं, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इस चीज़ को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, साथ ही अपने बेजान पड़ चुके कार्यकर्ताओं पर भी जान फूंकने की कोशिश करेगी। निश्चित तौर पर जो आने वाले दिनों में है 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो कांग्रेस की वो भी नजर रहेगी कि कम से कम उन 24 जो सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उन पे अधिक से अधिक सीट जीते। और जहां तक रही बेरोजगारी की बात या कोरोना से सरकार के निपटने के बाद, तो देखिए कुछ समय की पहले हम बात करें तो अकेले शिवराज सिंह ने ही कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद कमाल संभाल के रखी थी, लेकिन जब लगातार दबाव बढ़ा तो उन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर 5 मंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से इन मंत्रियों को अलग अलग जिलों का बंटवारा किया गया, उसके बाद से सरकार एक्शन मोड पे है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की जरूर कोशिश कर रही है। और लगातार जिस तरह से कई बार जिस तरह से कल नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया था कि कुछ लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं या तो क्वारंटीन सेंटर में नहीं जाते हैं या नॉर्मल दवाई लेकर चले जाते हैं, तो जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन रिकवरी रेट की भी बात करें तो 76% की बात कही जा रही है, जो कि दूसरे राज्यों से काफी अच्छी है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह बेरोजगारी को लेकर इकोनॉमिकल हालात जिस तरह से लोगों की काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो हालांकि 38,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान जरूर करा अलग अलग योजना को लेकर, लेकिन फिर भी कांग्रेस चूंकि 24 जो उपचुनाव इलेक्शन है उसको लेकर सड़क की लड़ाई लड़कर लोगों के बीच में ये मैसेज देने का जरूर काम करेगी। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के जरिए बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने अब जवाब दिया है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज से पूछा है कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर बात करना क्या देशद्रोह है? अपने केंद्रीय नेतृत्व की असफलता को स्वीकार करने की हिम्मत तो दिखाइए। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस सीमा पर चीनी घुसपैठ को लेकर लगातार सरकार को आगाह कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार लापरवाह बनी रही, निरंतर गुमराह करने वाले बयान सरकार की तरफ से आते रहे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि राहुल अगर पीएम से इस मामले में देश को सच्चाई बताने का आग्रह करते रहे हैं तो ये उनका कर्तव्य है। देश के वीर सैनिकों की शहादत पर चुप बैठना क्या देशभक्ति है? इस तरह के जो सवाल हैं वो कमलनाथ ने कहे हैं। राष्ट्रहित के मुद्दों पर बात करना क्या देशद्रोह है? केंद्र सरकार को देश को सच्चाई बतानी होगी। शर्म तो शिवराज को मोदी के उस बयान पर आनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी
सरजमी पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री शिवराज ने यह भी कहा था कि हमें ये कहते हुए शर्म आती है और लज्जा आती है कि क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि क्या अब राहुल गांधी नेता कहलाने के लायक हैं। तो राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर को घेरने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे वो बात सीमा की हो या फिर भारत की अर्थव्यवस्था की, जिस तरह से मंदी के दौर से गुजर रही है। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लागू किया उससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर काफ़ी तगड़ी चोट पहुंची है और इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और अब कमलनाथ ने राहुल गांधी का सपोर्ट करते हुए शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए अब मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में सर्वे कराने के लिए जांच का जो दायरा है उसे बढ़ा रही है। भोपाल से इसकी शुरुआत की जाएगी, इसके बाद इंदौर, उज्जैन में सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा करके निर्णय लिया है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये भी जानकारी दी कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में घर घर सर्वे कराकर कोरोना को खत्म किया जाएगा। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर कहा गया है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 76% है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में हर दिन 6 से 7 हज़ार टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन असल बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया है। कोरोना वायरस की रिकवरी में काफ़ी सुधार हो रहा है, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। प्रदेश में हर दिन 6 से 7 हज़ार टेस्टिंग की जा रही है, ऐसा नरोत्तम मिश्रा का दावा है। साथ ही साथ अब ये डोर टू डोर सर्वे करवाया जाएगा ताकि कोरोना को लेकर कोरोना के जो मामले हैं वो अब कम किए जा सकें। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो आपने खुद ने भी कहा, मैं भी रोज कहता हूं कि हमारी जो है डबलिंग रेट 50 के ऊपर हो गई है। रिकवरी रेट हमारी 76 के आसपास आ गई है। जब रिकवरी रेट इतनी अच्छी जिस प्रदेश की हो कि हिंदुस्तान में हम टॉप कर रहे हैं, हम लगातार चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे डबलिंग रेट हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में भी लगातार, चाहे आज हमारे पास कुल 2400 कुछ पेशेंट बचे हैं 2500 के लगभग। आप देखें ये एक्टिव केस है वर्तमान के। कल अगर 175 नए केस आए थे तो 200 केस हमारे डिस्चार्ज भी हुए थे, रिलीव होके घर गए थे। बीमार मिलने से ज्यादा स्वस्थ होने की संख्या हमारी लगातार है। जहां तक चीन के साथ तनाव के बीच देश की राजनीतिक पार्टियों के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार चीन के मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी मुश्किल समय में कांग्रेस का समर्थन करती है, लेकिन वो अब गंदी राजनीति कर रही है। उन्हें चीन पर हमला करना चाहिए, लेकिन वो पीएम मोदी के अलावा किसी और को नहीं देख सकते हैं। जानकारी ये भी दे दें कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लद्दाख में गतिरोध को लेकर सवाल किया था कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। चीन से सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर होती जा रही है। एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च, उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है, और वहीं दूसरी ओर कहती हुए शर्म आती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया, पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है कि वो भारत के नागरिक हैं। सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कि ऐसे समय भी उनको घटिया राजनीति याद आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना से इन्फेक्शन की ग्रोथ रेट देश में सबसे कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश की कोरोना ग्रोथ घटकर अब 1.43% हो गई है। देश में ये सबसे कम है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री को ये भी बताया गया कि प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1.43% है, जबकि गुजरात की ग्रोथ रेट 2.10%। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ रिकवरी रेट 2.31%, महाराष्ट्र में 2.96%, पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है वो 3.23% का है, उत्तर प्रदेश में 3.82% और तमिलनाडु में 4.21% है। यहाँ तक कि देश में कोरोना ग्रोथ रेट 3.63% है। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए, जिससे एक कोरोना मरीज की जल्दी पहचान कर उसका इलाज किया जा सके। प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत ना हो। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह भी बताया गया कि दतिया जिले की समीक्षा में ये पाया गया है कि वहां कोरोना के 20 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। दतिया जिला अब पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। इसी तरह अलीराजपुर की बात की जाए, साथ ही साथ उमरिया जिले में भी कोरोना संक्रमण लगभग खत्म हो चुका है और ये दोनों ही जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट अब घटकर 1.43% हो गई है। ऐसा कल बैठक में सामने आया, जो मुख्यमंत्री ने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर बात की जाए तो आज प्रदेश भर में 183 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 12,261 हो गई है। अब तक 9,335 मरीज ठीक भी हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में 183 मरीज मिले हैं। राहत की खबर ये है कि प्रदेश भर में 120 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सभी की रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव आई है, जिन्हें इसके बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में अब तक 525 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 2,401 मरीजों का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। जानकारी दे दें कि इंदौर में अब तक सबसे ज्यादा 4,427 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें से 3,278 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 946 बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 183 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इंदौर में जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 4,400 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। मरीजों की जो संख्या है अब वो प्रदेश में 12,261 पर पहुंच चुकी है। 946 इनमें से एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के 3,947 नए केसेस रजिस्टर किए गए। राष्ट्रीय राजधानी की बात की जाए तो कोरोना संक्रमितों की एक दिन में सामने आने वाला ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है अब वो बढ़कर 66,602 पर पहुंच चुकी है। 24 घंटों में कोरोना की वजह से दिल्ली में 68 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,301 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में बीते 24 घंटों में 2,711 लोग ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली में अब तक 39,313 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक दिल्ली में 24,988 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। होम आइसोलेशन में 12,963 मरीजों को रखा गया है। तो बीते 24 घंटों में 16,052 कोरोना के टेस्ट हुए हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय दावा कर रही है। तो लगातार दिल्ली में भी अब कोरोना के जो
केसेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब तेजी से दिल्ली संक्रमित होता जा रहा है। हर दिन नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 3,947 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 68 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। और 24 घंटों में लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2,711 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए राज्य में राजनीतिक बयानबाजी अब तेज होती जा रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी में टूट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जो एमएलसी यहां से वहां गए हैं उनके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि 90 दिन मुख्यमंत्री हाउस में बैठकर उन्होंने यही काम किया है, लेकिन इससे बिहार का कोई फायदा नहीं हुआ। नीतीश कुमार से सवाल किया कि आप 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जनता को इससे क्या फायदा हुआ है। नीतीश जी को शुभकामनाएं हैं। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किया है। हालांकि बिहार के लोगों का इससे भला नहीं होने जा रहा है, नीतीश कुमार का भला होगा। तो आप इतना देखिए कि 90 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री अपने आवास से घर से बाहर नहीं निकले, यही काम में लगे हुए थे। हम तो कहते थे नीतीश कुमार जी आप बाहर निकलिए, बेरोजगारी मिटाओ, आप कारखाने लगवाओ, शुगर मिल चालू करवाओ, पेपर मिल चालू करवाओ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू करिए, कोरोना के टेस्ट के आंकड़े को बढ़वाइए। मुद्दे की बात हम करते थे। एक बात स्पष्ट मानना चाहिए कि नीतीश कुमार जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जनादेश का अपमान किया, लेकिन ये चुनावी है, साइकोलॉजिकली इस तरह का काम किया जाता है। जब जनता को जवाब देने नहीं बनता है तो इन्होंने जब सबको धोखा दिया है तो यही काम ये करते रहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।